नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज वर्मा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज से हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और हिस्ट्री में हम लोग पहला चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तरवर्ती मुगल बादशाह एवं मुगल साम्राज्य का पतन। ठीक, उत्तरवर्ती मुगल बादशाह एवं मुगल साम्राज्य का पतन। ठीक, तो जो मुगल साम्राज्य का पतन होता है वो औरंगजेब की मृत्यु के साथ स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो यहीं से हम लोग देखने वाले हैं। तो उत्तरवर्ती मुगल काल की शुरुआत 3 मार्च 1707 ईस्वी को हुई थी। उत्तरवर्ती मुगल काल की जो शुरुआत होती है 3 मार्च 1707 ईस्वी को हुई। इस दिन सबसे शक्तिशाली और क्रूर मुगल बादशाहों में आखिरी औरंगजेब की अहमदनगर महाराष्ट्र में मृत्यु हो गई। मतलब 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की अहमदनगर में मृत्यु हो जाती है और इसकी औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही स्वर्ण युग का दौर समाप्त हो जाता है और उत्तरवर्ती मुगल काल की शुरुआत होती है। तो आप कह सकते हैं जो उत्तरवर्ती मुगल काल की जो शुरुआत होती है 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु के साथ शुरू होती है। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु के साथ स्वर्ण युग का दौर समाप्त हो जाता है और उत्तरवर्ती मुगल काल की शुरुआत होती है। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 से लेकर मुगल साम्राज्य के आधिकारिक अंत 1857 तक कुल 11 शासक गद्दी पर बैठे। मतलब कह सकते हो टोटल 150 वर्षों तक। टोटल औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो शासनकाल चला है मुगल साम्राज्य का वो टोटल 150 वर्षों तक चला है और इसमें टोटल कितने शासक गद्दी पर बैठे हैं? 11 शासक गद्दी पर बैठे हैं। तो आप खुद सोच सकते हो ये जो शासक आए हैं कितने अयोग्य साबित हुए होंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुगलों की परंपरा के अनुसार उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था। तो जो मुगलों की जो परंपरा थी कि यदि किसी राजा की मृत्यु हो जाती है तो उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता था। ठीक है, तो औरंगजेब अब जो ये युद्ध हुआ किसके बीच हुआ? औरंगजेब के तीनों बेटों मुअज्जम, आजम और कामबख्श, मुअज्जम, आजम और कामबख्श के बीच उत्तराधिकार को लेकर युद्ध होता है। ठीक है, उत्तराधिकार को लेकर क्या होता है? युद्ध होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो एक युद्ध होता है जजाऊ का युद्ध 1707 ईस्वी में। कब होता है? जजाऊ का युद्ध होता है। कब होता है? 1707 में। ये जजाऊ कहाँ पे पड़ता है? आगरा के समीप एक जगह है। ठीक है, तो किसके किसके बीच होता है? औरंगजेब के बड़े पुत्र मुअज्जम और आजम के बीच, जिसमें आजम क्या होता है? पराजित हो जाता है और मुअज्जम क्या होता है? जीत जाता है और आजम मारा जाता है। उसके बाद एक और युद्ध होता है, आप कह सकते हो बीजापुर का युद्ध, हैदराबाद का युद्ध भी इसे बोलते हैं। ये कब होता है? जनवरी 1709 ईस्वी में औरंगजेब के छोटे बेटे कामबख्श के बीच और बड़े बेटे मुअज्जम के बीच। इसमें भी मुअज्जम जीत जाता है और कामबख्श क्या होता है? हार जाता है और मारा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जब मुअज्जम गद्दी पर बैठ गया, मतलब दोनों युद्ध क्या है? जीत गया। ठीक, तो अब यह गद्दी पर बैठेगा। अब गद्दी पर बैठेगा तो सबसे पहले हम इनका यहाँ से जो सबसे ज्यादा जो आपसे सवाल पूछा जाता है इनका क्रम पूछा जाता है, कौन सा राजा इनका सीक्वेंस सजाने को आता है। ये भी हम लास्ट में आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से हम बता देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं बहादुर शाह प्रथम, इसको मुअज्जम भी बोलते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है आप लोग ध्यान देना 1707 से 1712 ईस्वी। ठीक, पहला पॉइंट है इसे साहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। इसे यह उपाधि खफी खां द्वारा प्रदान की गई थी। इसे शाह आलम फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो बहादुर शाह प्रथम के नाम ध्यान देना, बहादुर शाह प्रथम, मुअज्जम, साहिब खबर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम प्रथम। और यह 63 वर्ष की उम्र में सम्राट बना और इसने मेल मिलाप या शांतिप्रिय नीति अपनाई। मेल मिलाप या शांतिप्रिय नीति अपनाई। जो औरंगजेब ने सहिष्णुता की जो नीति अपनाई थी उसको क्या किया? इसने हटा दिया। ठीक है, अगली बात ध्यान देना, इसने शिवाजी के पौत्र और संभाजी के पुत्र साहू को मुगलों की कैद से आजाद कर दिया
ताकि मराठा आपस में मतलब साहू और ताराबाई लड़ते रहें और मुगल सुरक्षित रहे। हालांकि इसने मराठों को दक्कन की सरदेशमुखी वसूलने का तो अधिकार दे दिया। सरदेशमुखी का मतलब होता है 1/10 भाग, और लेकिन चौथ का अधिकार नहीं दिया। चौथ का मतलब होता है 1/4 भाग। चौथ का अधिकार इसने नहीं दिया। तो सरदेशमुखी वसूलने का तो अधिकार इनको दे दिया, लेकिन चौथ वसूलने का अधिकार इनको नहीं दिया गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसके। इसके समय में सिख नेता बंदा बहादुर ने 1710 ईस्वी में सरहिंद को जीत लिया, परंतु 1711 में मुगलों ने पुनः सरहिंद को जीत लिया था। ठीक है, मुगलों ने पुनः सरहिंद को जीत लिया था। आगे देखते हैं। इसके दरबार में 1711 ईस्वी में एक डच शिष्टमंडल आया। इसके स्वागत में एक पुर्तगाली स्त्री ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस पुर्तगाली स्त्री जूलियाना को बीबी एवं फिदवा की उपाधि दी गई थी। क्या उपाधि दी गई थी? बीबी जूलियाना को क्या दी गई थी? जो पुर्तगाली स्त्री थी, बीबी अथवा फिदवा की उपाधि दी गई थी। सिडनी ओवल इतिहासकार हैं, ये क्या लिखते हैं? यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके विषय में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते थे। यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु 27 फरवरी 1712 ईस्वी में हुई एवं एक बार फिर उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया। उत्तराधिकार के युद्ध के कारण इसका शव 1 माह तक दफनाया नहीं जा सका। इसका शव जो था 1 माह तक दफनाया नहीं जा सका था। बहादुर शाह प्रथम के 4 पुत्रों जहांदार शाह, अजीम उस्सान, रफी उस्सान और जहान शाह के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध प्रारंभ हो गया। कौन कौन से इसके 4 बेटे थे? जहांदार शाह, अजीम उस्सान, रफी उस्सान और जहान शाह के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध प्रारंभ हो गया। ईरानी दल के नेता जुल्फिकार की सहायता से जहांदार सम्राट बना। जो इसका जो पुत्र था जहांदार, वो गद्दी पर अब बैठ जाता है। अब थोड़ी यहाँ पे देख लेते हैं, मुगल दरबार में कुछ गुटबाजी थे, मतलब गुट थे, जैसे कह सकते हो सरकारें होती हैं या बहुत सारी पार्टियां हैं जो चाहती हैं अपना नेता हम वहां पे गद्दी पे बिठाएं, या कह सकते हो चुनाव टाइप। तो उसी तरह से यहाँ पे था। उस समय मुगल दरबार में जो गुटबाजी थी, 4 गुट एक्टिव थे। एक तो था तुरानी गुट। दूसरा तुरानी गुट क्या था? ये मध्य एशिया के सुन्नी मुसलमान थे। इनका जो मेन हेड था, इसमें कौन शामिल था? निजाम उल मुल्क। दूसरा जो गुट था ईरानी गुट। ईरानी गुट क्या था? फारस के शिया मुसलमान थे। ठीक, इसमें कौन था? जुल्फिकार खां। यही भी हमने बताया, पीछे ऊपर बताया था। फिर आपका क्या है? अफगानी गुट। भारत के क्षेत्र के रोहिला और अफगान सरदार थे। फिर था हिंदुस्तानी गुट। भारत में जन्मे मुसलमान एवं राजपूत अमीर थे। तो ये 4 गुट उसमें एक्टिव थे, लेकिन जो सबसे मजबूत गुट था आपका क्या था? हिंदुस्तानी गुट। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सैयद बंधुओं का अंत। जो हिंदुस्तानी गुट में जो मेन नेता थे वो कौन थे? सैयद बंधु थे। ठीक है, हिंदुस्तानी गुट के 2 भाई सैयद अब्दुल्ला खान और सैयद हुसैन अली खान इतिहास में किंग मेकर्स, मतलब राजा बनाने वालों के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सवाल आपके पेपर में खूब पूछा जाता है। इन्होंने 1713 से 1720 के बीच अपनी उंगलियों पर 4 मुगल बादशाहों फर्रुखशियर, रफी उद्दरजात, रफी उद्दौला, मोहम्मद शाह को गद्दी पर बिठाया और हटाया। मोहम्मद शाह को गद्दी पर बिठाया और हटाया। ठीक है, अगला नाम आता है, अब गद्दी पर कौन बैठा? जहांदार शाह। इसका टाइम पीरियड जो है क्या है? 1712 से 1713। इसका वास्तविक शासन इसके प्रधानमंत्री वजीर जुल्फिकार के हाथों में था, क्योंकि इसी ने इसको गद्दी पे बिठाया था। जहांदार ने आमेर के राजा जय सिंह को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया और मिर्जा या सवाई की उपाधि प्रदान की। इसने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को गुजरात का सूबेदार बनाया और महाराजा की उपाधि प्रदान की। और क्या किया इसने? महाराजा की उपाधि प्रदान की। अगला पॉइंट देखते हैं। इसके समय में जजिया कर समाप्त कर दिया गया। यह लाल कुमारी नामक वेश्या से प्रेम करता था। लाल कुमारी नामक वेश्या से
प्रेम करता था। ठीक है। इसके भतीजे फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से 11 फरवरी 1713 में सम्राट को पराजित कर मार डाला। सम्राट को पराजित कर मार डाला। किसने मारा था इसको? इसका भतीजा जो था फर्रुखसियर ने। ठीक है। अगली बात, खफी खां कहते हैं नया शासनकाल चारणों और गायकों, नर्तकों एवं नाट्य कर्मियों के समस्त वर्गों के लिए बहुत अनुकूल था। नाट्य कर्मियों के लिए क्या था? बहुत अनुकूल था। जहांदार शाह मुगल वंश में ऐसा प्रथम बादशाह था जो शासन के कार्य में के नितांत अयोग्य सिद्ध हुआ। जहांदार शाह ने मराठों को दमन में नितांत अयोग्य सिद्ध हुआ था। ठीक है। और देख लेते हैं इसके बारे में क्या चीजें हैं। जहांदार शाह, ये बात ध्यान देना, जहांदार शाह ने मराठों को दक्कन में चौथ एवं सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार प्रदान किया, परंतु इसकी वसूली मुगल अधिकारी ही करते थे। परंतु इसकी वसूली कौन करता था? मुगल अधिकारी ही इसकी वसूली करते थे। कौन इसकी वसूली करता था? मुगल अधिकारी ही इसकी वसूली करते थे। अब अगला नाम आता है फर्रुखसियर। अब अगला शासक कौन आ गया? फर्रुखसियर। अगला शासक कौन आ गया? फर्रुखसियर। यह मुगल दरबार में हिंदुस्तानी दल के नेता सैयद बंधुओं अब्दुल्ला और हुसैन की सहायता से सिंहासन पर बैठा। इसने अब्दुल्ला को वजीर और हुसैन को मीर बख्शी का नियुक्त किया। और हुसैन को क्या नियुक्त किया? मीर बख्शी नियुक्त किया। फर्रुखसियर ने अब्दुल्ला को उपाधियां दी गई। नवाब कुतुब अल मुल्क, यमीन उद्दौला, सैयद अब्दुल्ला खां बहादुर, जफर जंग, सिपह सलाहकार एवं यार ए वफादार, ये उपाधियां फर्रुखसियर ने अब्दुल्ला को दी थी। आगे देखते हैं। हुसैन को क्या उपाधियां दी गई थी? हुसैन को उपाधियां दी गई थी उमादुल मुल्क, अमीर उल उमरा, बहादुर फिरोज जंग एवं सिपह सरदार, ये इसको उपाधियां दी गई थी। किसको दी गई थी? ये उपाधियां इसने दी थी हुसैन को। किसको दी थी? हुसैन को। अगला, सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या इसी के समय में हुई थी। क्यों की गई थी? इस्लाम कबूल ना करने पर इसकी हत्या करवा दी गई थी। ठीक है। अगली बात, सैयद बंधुओं ने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुखसियर की हत्या करवा दी। फर्रुखसियर की हत्या करवा देते हैं। कौन? सैयद बंधु। फर्रुखसियर को घृत कायर भी कहा जाता है। 1719 में इसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। 1719 में क्या किया गया? इसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। अगला है रफी उद दरजात, 28 फरवरी से 4 जून 1719। यह सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट था, 3 महीने 4 दिन। यह भी सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी पर बैठा। इसकी मृत्यु टीबी क्षय रोग से हुई। इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? टीबी क्षय रोग से हुई थी। अगला है शासक रफी उद दौला, 6 जून से 17 फरवरी 1719, 6 जून से 17 सितंबर 1719। यह भी सैयद बंधुओं की सहायता से गद्दी पर बैठा। इसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी। और जो इसकी मृत्यु हुई थी, किस कारण हुई थी? आप लोग ध्यान देना। यह अफीम का आदी था और इसकी मृत्यु पेचिस के कारण हुई थी। यह अफीम का आदी था और इसकी मृत्यु जो हुई थी किससे हुई थी? पेचिस के कारण हुई थी। अगला नाम आता है मोहम्मद शाह रोशन अख्तर, 1719 से 1748। रोशन अख्तर ने मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ सैयद बंधुओं की सहायता से सिंहासन प्राप्त किया। इसी के काल में क्या हुआ था? सैयद बंधुओं का अंत हो गया था 1722 में। ठीक, 1722 में। आगे देखते हैं। इसी के समय नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ। शाहजहां द्वारा बनवाए गए मयूर सिंहासन पर बैठने वाला यह अंतिम शासक था। इसके समय में बंगाल, अवध, हैदराबाद स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई थी। इसके शासनकाल में बंगाल, अवध और हैदराबाद स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई थी। स्वतंत्र राज्यों की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसी के शासनकाल में ही
अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया 1748। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का उत्तराधिकारी था। अगला देखते हैं, मोहम्मद शाह ने 1720 में जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। और मोहम्मद शाह ने क्या किया था? 1720 में जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। आगे देखते हैं हम लोग, इसी के शासनकाल में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल की सेना को पराजित किया था। इसी के शासनकाल में नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया और करनाल युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था। आगे देखते हैं, मोहम्मद शाह अपना अधिकतर समय पशु युद्धों को देखने में व्यतीत करता था। मोहम्मद शाह को रंगीला भी कहा जाता था और मोहम्मद शाह का एक नाम और था, मोहम्मद शाह, रोशन अख्तर और रंगीला। इन नामों से भी इसको जाना जाता था। आगे देखते हैं, नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण 1739। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता था। यह फारस का शासक था। मासपा शाह की मृत्यु के बाद 1736 ईस्वी में यह फारस का शासक बना। नादिर शाह ने 11 जून 1738 में गजनी में प्रवेश किया। गजनी में प्रवेश किया। कब गजनी में प्रवेश किया था? 11 जून 1738 में। काबुल के शासक नादिर खान ने बिना प्रतिरोध अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार 29 जून को नादिर शाह ने काबुल पर अधिकार कर लिया। नादिर शाह ने अटक के स्थान पर सिंधु नदी पार कर लिया और लाहौर पर अपना कब्जा कर लिया। फरवरी 1739 में नादिर शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और करनाल का युद्ध हुआ। तो 1739 में नादिर शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और करनाल का युद्ध हुआ। और क्या हुआ था? करनाल का युद्ध हुआ था। अब देखते हैं नादिर शाह का दिल्ली में प्रवेश। 20 मार्च 1739 को वह दिल्ली में पहुंचा और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा अपने नाम के सिक्के जारी किए। दिल्ली में यह अफवाह फैल गई कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई। दिल्ली में यह अफवाह फैल गई थी कि नादिर शाह की मृत्यु हो गई। इस वजह से दिल्ली में नादिर शाह के 700 शासक मार दिए गए हैं। इससे क्रोधित होकर नादिर शाह ने कत्ले आम का हुक्म दिया, जिसमें 30,000 सैनिक मारे गए। नादिर शाह ने क्या किया था? कत्ले आम का हुक्म दिया, जिसमें 30,000 सैनिक मारे गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। नादिर शाह की वापसी। दिल्ली से वापस लौटते समय नादिर शाह अपने साथ 30 करोड़ रुपए नगद, सोना चांदी, हीरे, 100 हाथी, 700 घोड़े, 100 हिजड़े, 10,000 ऊंट, 130 लेखपाल, 200 लोहार, 100 पत्थर तराश और 200 बढ़ई लेकर गया। तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा भी अपने साथ लेकर गया था। ठीक है, बातें आप ध्यान देना, पेपर में खूब पूछी जाती हैं आपसे। मुगल सम्राट ने अपनी पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नसीरुल्लाह मिर्जा से कर दिया था। नसीरुल्लाह मिर्जा से कर दिया था। अब अगला नाम आता है आपका अहमद शाह। अब अगला शासक कौन आ गया आपका? अहमद शाह, 1748 से 1754। यह मोहम्मद शाह का पुत्र था, जो उदम भाई नर्तकी के गर्भ से जन्मा था। इसके शासन काल में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया था। इसने अपने प्रिय हिजड़े सरदार जाविद खां को नवाब बहादुर की उपाधि प्रदान की थी और जो इसके साथ के थे बड़े बड़े पदों पर इसको बैठा दिया गया था। ठीक, जो हिजड़ा, जो इसका जो सरदार, जो हिजड़ा इसका जो साथी था, उसके जो और भी साथ के थे, उनको क्या किया? इसने बड़े बड़े पदों पे बिठा दिया था। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7 बार आक्रमण किया था। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1758। इसका नाम अजीमुद्दीन था। यह अपने वजीर इमाद मुल्क का कठपुतली शासक था। 1757 में दिल्ली से वापस लौटते समय अहमद शाह अब्दाली ने आलमगीर द्वितीय को सम्राट बनाया था। आलमगीर द्वितीय को सम्राट बनाया था। आगे देखते हैं हम लोग, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण। पहला आक्रमण 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दिए जाने के बाद कंधार का स्वतंत्र शासक बन गया। जब 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दी गई, उसके बाद यह कंधार का शासक बना।
फिर ये क्या करता है, जो पहला आक्रमण करता है भारत पर 1748 में अब्दाली का पहला आक्रमण पंजाब पर था, जो असफल रहा। फिर 1749 में पुनः पंजाब पर आक्रमण कर पंजाब के गवर्नर मोइनुल मुल्क को पराजित कर देता है। पंजाब के फिर दूसरी बार जब आक्रमण करता है पंजाब पर 1749 ईस्वी में, तो वहां का जो गवर्नर था मोइनुल मुल्क को इसने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। 1752 में पंजाब पर तीसरा आक्रमण किया। सम्राट ने अब्दाली को पंजाब और सिंध का प्रदेश दे दिया। जनवरी 1757 में अब्दाली ने दिल्ली में प्रवेश किया था। मथुरा और आगरा तक लूटपाट की। यहाँ से वापस लौटते समय अब्दाली ने आलमगीर द्वितीय को सम्राट, इमादुल मुल्क को वजीर और रोहिला सरदार निजामुद्दौला को मीर बख्शी बनाया, और अपना मुख्य एजेंट भी इसी को बनाया था। किसको? नजीमुद्दौला को। अपना मुख्य एजेंट जो भी बनाया था वो भी किसको बनाया था? नजीमुद्दौला को ही मुख्य एजेंट बनाया था। 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, अब अगला शासक कौन आ जाएगा? शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। शाह आलम द्वितीय की हत्या के बाद शाह आलम द्वितीय आलमगीर द्वितीय की हत्या के बाद अगला शासक कौन आया? शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। आलमगीर द्वितीय की हत्या के बाद शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट बना। शाह आलम द्वितीय का नाम अली गौहर था। शाह आलम द्वितीय का नाम अली गौहर भी था। इसके समय में पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 और बक्सर का युद्ध 1764 हुआ। बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय ने बंगाल के गवर्नर मीर कासिम का साथ दिया था। तो बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय ने बंगाल के गवर्नर मीर कासिम का साथ दिया था। आगे देखते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने शाह आलम को पेंशन भोगी बना दिया था। यह प्रथम मुगल सम्राट था पेंशन भोगी। 1788 में मराठा संरक्षण में शाह आलम द्वितीय को पुनः सिंहासन पर बिठाया गया, और 30 जुलाई 1788 को गुलाम कादिर ने शाह आलम द्वितीय को सिंहासन से उतारकर 10 अगस्त 1788 को शाह आलम की आंखें निकलवाकर उसको अंधा कर दिया और उसको मार दिया गया था। इसकी आंखें निकालकर क्या कर दिया गया था? निकलवाकर अंधा बना दिया गया। ठीक। अक्टूबर 1788 में महादजी सिंधिया ने पुनः सम्राट की ओर से अधिकार कर लिया। महादजी सिंधिया ने पुनः क्या किया? सम्राट की ओर से क्या कर लेते हैं? ये अधिकार कर लेते हैं इस पे। 1803 में अंग्रेजी सेनापति लेग ने दौलत राव सिंधिया को पराजित कर शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार कर लिया। इस प्रकार 1830 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम ने अंधे शासक के रूप में शासन किया। शाह आलम ने अंधे शासक के रूप में शासन किया। अगला नाम आता है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय 1806 से 1837। 1806 में शाह आलम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय शासक बना। अंग्रेजों के संरक्षण में गद्दी पर बैठने वाला प्रथम शासक था। अंग्रेजों के संरक्षण में गद्दी पर बैठने वाला प्रथम शासक था। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की एवं पेंशन हेतु ब्रिटेन भेजा। किसके पास? विलियम चतुर्थ के दरबार में। पेंशन हेतु ब्रिटेन भेजा था विलियम चतुर्थ के दरबार में। इसके शासनकाल में मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे, और इसके शासनकाल में क्या हुआ था? मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे। ठीक है, और इसके शासनकाल में क्या हुआ था? मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे। ये बात ध्यान देना आप। इसके शासनकाल में क्या हुआ था? मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला नाम आता है बहादुर शाह सेकेंड जफर। इसको जफर भी बोलते थे। इसका नाम था 1737 से 1857। 1737 से 1857।
यह अंतिम मुगल सम्राट था। यह जफर नाम से कविता और शायरी लिखता था। 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों ने मोहम्मद शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया था। 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों ने मोहम्मद शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया था। क्रांतिकारियों की सहायता करने के कारण अंग्रेजों ने इसको निर्वासित रंगून भेज दिया था। इसी दौरान रंगून में अपनी प्रसिद्ध कविता ना किसी की आंख का नूर हूँ, ना किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना आ सका, मैं वो बुझता हुआ चिराग हूँ, ये कविता इसने लिखी थी और रंगून में ही इसकी वहां पे मृत्यु हो गई थी। 1862 में जफर की मृत्यु हो गई थी। 1862 में जफर की मृत्यु हो गई थी। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र से कानूनी रूप से मुगल साम्राज्य का अंत हो गया था। कब हो गया था? 1858 का जब भारत वर्ष अधिनियम आया था, तो ये जो परिषद पढ़ा गया था उसी समय यहाँ पे जो क्या था, ये जो मुगल साम्राज्य के पतन की घोषणा हो गई थी। बहादुर शाह सेकंड बिना साम्राज्य का सम्राट था। ये भी बात ध्यान देना, पेपर में पूछा जाता है। बहादुर शाह सेकंड बिना साम्राज्य का सम्राट था। बहादुर शाह जफर को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से 1 लाख रुपए पेंशन, 15 लाख रुपए उनकी अन्य परिसंपत्तियों के लिए, किराए के लिए 1000 रुपए, पारिवारिक खर्च के लिए सब मिलता था, वहां पे उनको दिया जाता था, क्योंकि अब सारे जो शासक थे वो क्या थे? पेंशन भोगी थे। अब कुछ आते हैं, ये सारे हमने शासक यहाँ से पढ़ लिया 1857 तक। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं। महत्वपूर्ण पहला पॉइंट आपको दिया गया है, मुगल बादशाह शाहजहां के द्वितीय पुत्र शाह शुजा 1616 से 1661 द्वारा सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए सीमा शुल्क 3000 रुपए सालाना प्रदान की गई थी। सीमा शुल्क कितनी प्रदान की गई थी? 3000 रुपए सालाना प्रदान की गई थी। ब्रिटिश चिकित्सक डॉक्टर बोटन द्वारा मुगल राजघराने की सम्राट महिला के असाध्य रोग का सफलतापूर्वक इलाज करने के उपलक्ष्य में शाह शुजा द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपए वार्षिक प्रदान करने एवं बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुफ्त व्यापार की अनुमति प्रदान की। इस अनुमति को निशान कहते थे। इस अनुमति को क्या कहा जाता था? निशान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इस अनुमति को निशान कहा जाता था। आगे देखते हैं हम लोग। औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाहू को 1707 में रिहा कर दिया गया। यह सलाह जुल्फिकार ने दिया था, क्योंकि राज्य में शाहू की वापसी से मराठों का विभाजन हो जाता और वे शाही क्षेत्रों में लूटमार नहीं कर पाते ठीक है, अगला पॉइंट ध्यान देना। मुगल सम्राट फर्रुखसियन ने 1717 के एक फरमान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपए वार्षिक शुल्क के बदले बंगाल में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। साथ ही 38 गांवों को खरीदने की अनुमति एवं बंगाल में शाही मुद्रायण के उपयोग की अनुमति दी। इस प्रकार प्रदान की गई रियासतों को इतिहासकारों ने अंग्रेजी व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा है। क्या कहा है? अंग्रेजी व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा है। क्या कहा है? अंग्रेजी व्यापार का मैग्ना कार्टा कहा है। अगला पॉइंट, इस फरमान के तहत कंपनी को माल के परिवहन दस्तक मतलब पास जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था। उर्दू साहित्य का विकास मुगल काल में हुआ था। उर्दू साहित्य का विकास पूछा जाए किसमें हुआ था? मुगल काल में हुआ था। मोहम्मद शाह ने उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। उन्होंने शमसुद्दीन वली को अपने दरबार में बुलाकर उर्दू के विकास के लिए संरक्षण प्रदान किया था। इसको बुलाकर शमसुद्दीन वली को अपने दरबार में बुलाकर उर्दू के विकास के लिए संरक्षण प्रदान किया था। अगला पॉइंट है, दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के कारण कमजोर मुगल सम्राट, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में मजबूत रक्षा का अभाव, दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी तथा आक्रमणकारी सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग सफलता का कारण नहीं था। मतलब कह सकते हो जो दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के जो कारण थे क्या थे? कमजोर मुगल सम्राट, दूसरा उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव, तीसरा दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब की तैयारी। ठीक,
और जो असफलता का जो रीजन था वो नहीं था, क्या था, सफलता का कारण नहीं था, क्या नहीं था, कि आक्रमणकारी सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। ठीक है, अगला दिया है, जहांदार के द्वितीय पुत्र अजीजुद्दीन ने बादशाह बनने पर आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की। इसे वजीर इमादुद्दुल मुल्क गजीउद्दीन, इसका नाम गाजीउद्दीन भी था, ने गद्दी पर इसको बैठाया था। इसको गद्दी पर बैठाया था किसने, इसने वजीर इमादुद इमाद उल मुल्क गाजीउद्दीन ने गद्दी पर इसको बिठाया था। ठीक, ये बातें आप ध्यान दें। इलाहाबाद की संधि के दूसरी, इलाहाबाद की संधि जो दूसरी हुई थी अगर 1765 के अनुसार, शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में ले लिया तथा इसे इलाहाबाद में रखा था। इलाहाबाद तथा कड़ा मानिकपुर के जो जिले अवध के नवाब से लिए गए थे वह शाह आलम को मिले। तो किसको मिल गए थे, शाह आलम को मिल गए थे वे जिले। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। शाह आलम ने 12 अगस्त 1765 के फरमान के द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से सौंप दी, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी। क्लाइव ने सम्राट को पेंशनर बना दिया था। क्लाइव ने क्या किया था, सम्राट को पेंशनर बना दिया था। ये बातें आप ध्यान देना पेपर में। शाह आलम द्वितीय ने साम्राज्य के प्रारंभिक वर्ष में अपनी राजधानी से दूर दिल्ली में व्यतीत किए थे। इसके दिल्ली से दूर रहने का कारण रुहेला सरदार नजीबुद्दौला, उसके पुत्र जबीता खां और पोता गुलाम कादिर का खौफ था। गुलाब कादिर का खौफ था। गुलाब कादिर ने 1788 में शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया था। गुलाम कादिर ने 1788 में शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया गया था। तो ये सारी बातें आप ध्यान देना, पेपर में पूछी जाती है। अंधा कर दिया था। साथ ही उत्तरवर्ती मुगल काल में उत्तर पश्चिम सीमांत में विदेशी आक्रमण का भय सदा बना रहा था, जैसे नादिर शाह का आक्रमण और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। ठीक है, अब हम आपको एक और पॉइंट बता दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ चीजें हैं। 27 सितंबर 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, शाह आलम द्वितीय के समय एक कहावत प्रचलित थी कि सल्तनत दा शाह आलम अज दिल्ली ता पालम, जिसका मतलब था शाह आलम का साम्राज्य दिल्ली से पालम तक विस्तृत था। ठीक, शाह आलम का जो साम्राज्य था दिल्ली से पालम तक विस्तृत था। ठीक, ये बातें आप ध्यान देना। बहादुर शाह जफर की कविता के शिक्षक इब्राहिम जोक और असद अल्लाह खां गालिब थे। इसके दरबार में उर्दू शायर थे। इसके दरबार में कौन थे, उर्दू शायर थे। हसन अस्करी और आध्यात्मिक निर्देशक थे। तो मतलब कह सकते हैं यहाँ पे जो बहादुर शाह जफर की कविता के शिक्षक कौन थे, इब्राहिम जोक और असद अली खां गालिब थे। और इसके दरबार में उर्दू शायर थे। ये जो क्या थे, इसके दरबार में उर्दू शायर थे। हसन अस्करी इसके आध्यात्मिक निदेशक थे। यह ईस्ट इंडिया कंपनी से 1 लाख रुपए पेंशन, 15 लाख रुपए अन्य परिसंपत्तियां और 1,000 रुपए पारिवारिक खर्च प्रदान प्राप्त करता था। 1,000 रुपए पारिवारिक खर्च प्रदान वो प्राप्त करता था। ठीक है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत का प्रतिपादन किया करने वाला प्रथम इतिहासकार सतीश चंद्र थे। इनके अनुसार मुगल सम्राट के विघटन का कारण मनसब और जागीरदारी प्रणालियों की असफलता रही है, क्योंकि इनकी दृष्टि में मुगल साम्राज्य की स्थिरता के लिए इन दोनों प्रणालियों का स्पष्ट रूप से कार्य करते रहना आवश्यक था। स्पष्ट रूप से कार्य करते रहना आवश्यक था। अगला पॉइंट है, तालुकदार कुलीन वर्ग थे जो मुगल शासन तथा ब्रिटिश शासन के दौरान बड़े भूमि के मालिक होते थे। ये वंशानुगत होते थे। तालुकदारों का करों का को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी प्रदान की गई थी। ये बड़े जमींदार होते थे। तालुकदार कौन थे, बड़े जमींदार होते थे। अगला पॉइंट, बेगम समरू का वास्तविक नाम फरजाना जेबू त्रिशा था, जिन्होंने नृत्यांगना के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया। इन्होंने सरधना में चर्च का निर्माण करवाया। चर्च को बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। लेडी ऑफ आवर के नाम से भी जाना जाता है।
अहमद शाह अब्दाली भारत में एशियाई देश अफगानिस्तान से आया था। अहमद शाह अब्दाली भारत में एशियाई देश अफगानिस्तान से आया था। ये बातें आप ध्यान देना। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। नादिर शाह ने भारत में घुसपैठ करके दिल्ली पर हमला किया। 1739 में बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई। 12 अगस्त 1765 को 12 अगस्त 1765। ठीक, तो ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक चार्ट है जो यहाँ से आप ध्यान देना, काफी सवाल आपके पेपर में यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक, ये चार्ट आप ध्यान देना, यहाँ पे इसको मैं ऐसे ही आपको समझा दे रहा हूँ। मुगल शासक, इनका क्रम ध्यान देना, पेपर में आपको सीक्वेंस लगाने को आता है। पेपर में इनका क्या आपको सीक्वेंस लगाने को आता है। उपाधि, वजीर और मुख्य घटनाक्रम। पहला नाम क्या था? बहादुर शाह प्रथम। उपाधि क्या थी इसकी? साहिब बेखबर। ठीक है, शाह आलम फर्स्ट। मुनीम कौन था या वजीर? वजीर इसका कौन था? मुनीम खान। इसका कार्य क्या था? अंधाधुंध जागीरें बांटना इसका काम था। मुख्य घटनाक्रम क्या था? औरंगजेब की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा साहिब बेखबर या मुअज्जम के नाम से भी इसको जाना जाता था। ठीक है, दूसरा आपका है जहांदार शाह, 1712 से 1713। इसकी उपाधि क्या थी? लंपट मूर्ख। और इसका जो वजीर था जुल्फिकार खां। ये किसका काम क्या था? राजा को कठपुतली बनाना, इजरा व्यवस्था प्रारंभ कर दी इसने। और इसका जो मुख्य घटनाक्रम क्या था इसमें? यह केवल 1 साल राजा रहा, इसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। तीसरा है फर्रुखसियर, 1713 से 1719। इसको घृणित कायर भी कहा जाता है, इसकी उपनाम था। और इसका जो वजीर था कौन था? अब्दुल्ला खान था। ये किंग मेकर की भूमिका और बादशाह की हत्या करवाता था, ये वजीर का काम था। ठीक, फर्रुखसियर का क्या था? इसे सैयद बंधुओं ने राजा बनाया था और इसे घृणित कायर भी कहा जाता था। अगला रफी उद दर्जात, 1719। 1719 यह सबसे कम उम्र में शासन करने वाला बादशाह था। यह सबसे कम उम्र में शासन करने वाला बादशाह था। टीबी से इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर आता है रफी उद दौला, 1719। शाहजहां द्वितीय, सैयद अब्दुल्ला खां इसका जो वजीर था। ठीक, सैयद अब्दुल्ला खां शाहजहां द्वितीय की उपाधि ली और 35 से इसकी मृत्यु हो गई। अगला नाम है आपका मोहम्मद शाह रंगीला, 1719 से 1748। इसको रंगीला के नाम से भी जानते हैं। इसका जो वजीर था चिनक्रिज खान, निजामुल मुल्क भी इसको बोलते थे। यह सैयद बंधुओं का अंत किया और बाद में दिल्ली छोड़कर हैदराबाद राज्य बसाया था। और जो मोहम्मद शाह था, इसका जो कार्य का था मुख्य घटनाक्रम, इसके समय में नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और कहनूर हीरा साथ ले गया था। दिल्ली को लूटा था और कहनूर हीरा साथ में ले गया था। ठीक है, और चीजें देख लेते हैं। 7वां नंबर क्या था? अहमद शाह, 1748 से 1754। इसका जो वजीर था कौन था? सफदरजंग या इमादुल मुल्क। इसने बादशाहों को अंधा कर जेल में भेजा था, ये वजीर इसने काम किया था। और माँ उधम बाई ने राज चलाया था इसके शासनकाल में। अगला है आलमगीर द्वितीय, 1754 से 1759। इसका जो वजीर था इमादुल मुल्क और इसका जो उपाधि थी औरंगजेब द्वितीय। बादशाहों की हत्या करवा कर लाश यमुना नदी में फेंकवा देता था, ये वजीर का काम था। इसी के समय अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध लड़ा था 1757 में। अगला है शासक शाह आलम द्वितीय, 1759 से 1806। और इसको क्या बोलते हैं? शाही बेकस लाचार। इसका जो वजीर था नवाब नजीब उद्दौला शाह आलम खुद। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का पेंशन बनकर रह गया। इसके समय में बक्सर का युद्ध हुआ और यह अंग्रेजों का पहला पेंशन बना था। अगला है अकबर द्वितीय, 1806 से 1837। अंग्रेजों का पहला कैदी। कोई स्वतंत्र वजीर नहीं था। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड में इनकी वहां पे मृत्यु हो जाती है। अंग्रेजों के पूर्व संरक्षण में बनने वाला पहला राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। अगला है बहादुर शाह सेकंड, 1837 से 1857। इसका उपनाम क्या था? जफर। शायरी के उपनाम से शायरी लिखता था अपने उपनाम से। मिर्जा। और वजीर क्या था? मिर्जा मुगल सेनापति के रूप में था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व संभाला था। अंतिम मुगल बादशाह 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इसे रंगून भेज दिया था। ठीक है,
तो ये मुगल साम्राज्य का पतन हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया। ये आपकी थ्योरी है, तो हम आपको डेली आपको थ्योरी और प्लस एक सीरीज दे रहे हैं। जो बच्चा इतना डेली का डेली करता रहेगा, हमारी गारंटी है इसके बाहर सवाल आपका पेपर में नहीं जाने वाला है। धन्यवाद दोस्तों, हम लोग मिलते हैं कल अगली क्लास में।